डेली का 24 घंटों में से मात्र हमें जो है 20 मिनट डेली का टाइम दीजिए और बिहार जी के आपका ताबड़तोड़ तैयारी करवा देंगे, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में नहीं छूटेगा। ये मेरा फुल गारंटी है। हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे इस सब के ऊपर में। आप जो है किसी भी तरह से याद रखिए, आपको एग्जाम में याद होना चाहिए, वही आपकी असली तैयारी है। कोई नहीं पूछेगा सर आप कैसे याद कर रहे थे, रिजल्ट बनेगा तभी आपको पूछेगा कि सर हाँ कैसे पढ़ाई कर रहे थे। अगर रिजल्ट नहीं बना तो कोई नहीं पूछेगा आप क्या कर रहे थे, कितना 20 घंटा पढ़ रहे थे या 24 घंटा पढ़ रहे थे। नमस्कार साथियों, आप सभी का विद्या प्रेमी के एक छोटा सा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आज बिहार जी के पढ़ेंगे और बिहार जी के में बिहार का जो है सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे। और बिहार का कोई भी एग्जाम हो, बिहार जी के से यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलबे करेगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक दो क्वेश्चन नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन देखिए बीपीएससी का अगर यदि आप एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार जीके का सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखिए, बिहार जीके पढ़ने से पहले आपको जो है बिहार के 38 जिला के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ स्थित है। ये सब जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है, और कौन सा जिला जो है ना यहाँ पे झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो सबसे पहले आपको जो है ना जिला की अवस्थिति को जानना बहुत ज़रूरी होता है। भौगोलिक स्थिति आखिर है कहाँ पे, वो किसके साथ सीमा साझा करती है और किसके साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो इसको जो है ना एक बगल से एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को जो है ना शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपको जो है बहुत नया चीज़ भी देखने को मिलेगा, और जो भी डाउट होगा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और उम्मीद और भरोसे के साथ कह सकते हैं कि अगर बिहार के सामान्य परिचय से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन हो, आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी रहा। और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए यहीं के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा लाइन है, आप सबके लिए लाए हैं। देखिए, कलम की धार से तू भाग्य बदल डाल, ज्ञान के प्रकाश से तू अंधेरा मिटा डाल, सरस्वती माँ का आशीर्वाद है तेरे साथ, तू मेहनत कर और अब की बार 2026 में तो इतिहास बदल डाल। चलिए, और साथ ही डेली का 24 घंटा होता है, मात्र डेली का 24 घंटों में से मात्र हमें जो है 20 मिनट डेली का टाइम दीजिए और बिहार जी के आपका ताबड़तोड़ तैयारी करवा देंगे, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में नहीं छूटेगा। ये मेरा फुल गारंटी है। चलिए सबसे पहले बिहार जी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि जो है बिहार जी के पढ़ने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिहार का नाम आखिर बिहार पड़ा किससे। देखिए, सबसे पहले बिहार को जो है ना बिहार के नाम से जाना जाता था। बिहार के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? देखिए, काहे कि यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं का जो था यहाँ पे भ्रमण, यानी कि बिहार वाले क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं का भ्रमण करना बहुत ज़्यादातर ये इसी क्षेत्र से रहता था, और यहीं पे निवास भी करते थे बिहार वाला क्षेत्र में। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं सुंदर सा प्यारा सा बिहार का नक्शा, यहाँ पे जो है ना बौद्ध भिक्षुओं का भ्रमण ज़्यादातर यहीं से होता था। उस समय की बात है, 12वीं सदी की बात है। यहाँ पे जो है ना बौद्ध भिक्षुओं का भ्रमण ज़्यादातर होते रहते थे, और यहाँ पे जो है ना बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान भी ज़्यादातर होता था। इसी के कारण जो है ना बिहार का नाम, ये जो बिहार देख रहे हैं, इस बिहार का नाम बिहार पड़ गया। यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के भ्रमण के कारण और बौद्ध भिक्षुओं के ज़्यादातर निवास करने के कारण इन्हीं बिहार का नाम ये दिन बिहार पड़ गया। तो अब देखिए यहाँ पे, और कब पड़ा? 12वीं सदी में पड़ा। 12वीं सदी करने का मतलब मेरा ये है, 12वीं सदी जो बोल रहे हैं, 12वीं सदी का मतलब ये होता है, देखिए 12वीं सदी उसे कहते हैं कि देखिए जिस सदी का बात करें उससे 100 साल पीछे चलिए, यानी कि 1101 ईस्वी से लेकर के 1101 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच में जितना सारी घटनाएं हुई हो, वो सब जो है 12वीं सदी के अंतर्गत आता है। इसलिए इन बिहार का नाम बिहार पड़ा 12वीं सदी में। किस कारण से पड़ा? यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं का भ्रमण जो है ना ज़्यादातर होता था इसी क्षेत्र से, और यहीं पे जो है ना भ्रमण होते होते यहीं पे जो है ना बौद्ध भिक्षु सब ज़्यादातर निवास करने लगे। इसी कारण से इन बिहार को बिहार कहा गया। अब आइए एक लाइन से पढ़ते हैं और उसके बाद समझते हैं, और समझ के इसे जो है यहीं पे याद करने का भी प्रयास करेंगे, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आपने तो बहुत सारे क्लास यूट्यूब पर देखे होंगे। चलिए, अगर जो कोई भी नहीं देखे होंगे तो उसके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो है एक बगल से सारा चीज़ याद करने का प्रयास करेंगे, और एक बार थ्योरी खत्म हो जाने के बाद आप सबके बीच में MCQ क्वेश्चन भी लाया जाएगा, और आप लोग ज़रूर लगाइएगा, देखिएगा कि वो सही होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले बिहार का सामान्य परिचय देखेंगे। बिहार का सामान्य परिचय समझ गए कि बिहार का नामकरण कैसे पड़ा। चलिए वही चीज़ दिया गया है जो अभी हमने बोला। 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। वही बात हो गया, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं का जो भ्रमण ज़्यादातर बना रहता था, इन्हीं बिहार के साथ बना रहता था। ये बिहार जो सुंदर से प्यारा सा बिहार का जो मैप देखने को मिल रहा था, यहीं पे जो है ना बौद्ध भिक्षुओं का भ्रमण ज़्यादातर यहाँ आन जान होते रहता था। बौद्ध भिक्षुओं का आन जान होते रहता था और यहीं पर निवास करने लगे। इसी कारण से जो है ना इन्हीं बिहार का नाम एक दिन बिहार पड़ गया। वही यहाँ पे दिया गया, 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थल को बिहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना स्थल चैत्य भी होता था। नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, उदंतपुरी महाविहार बिहार में स्थित प्रमुख विहार थे। ये सब जितना भी क्षेत्र देखने को मिल रहा है आपको, नालंदा महाविहार हो गया, विक्रमशिला महाविहार हो गया, उदंतपुरी महाविहार हो गया, ये सारा चीज़ जो है बिहार का क्षेत्र है। इसी कारण से बिहार का नाम एक दिन बिहार पड़ा। और सर्वप्रथम यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है, सर्वप्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन बिहारों को बिहार कह करके संबोधित करना प्रारंभ किया। बोलेगा बिहार को सबसे पहले बिहार कह करके किसने संबोधित करना प्रारंभ किया? तो अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बिहार को बिहार कह करके संबोधित किया, यानी कि कहना प्रारंभ किया। चलिए भाई साहब आगे देखिए, आगे यहाँ पे है बिहार का एक सुंदर सा मैप दिख रहा है आपको। इसमें देखिए सबसे पहले देखेंगे कि बिहार का अक्षांश विस्तार के बारे में समझेंगे। देखिए अक्षांश रेखा आखिर होता क्या है? देखिए जो लेटा हुआ लाइन रहता है, यानी कि ये जो है लेटा हुआ लाइन जितना रहेगा इस तरह अक्षांश रेखा होता है। अक्षांश रेखा और जितना खड़ी लाइन रहेगी, जितना भी खड़ा लाइन रहेगा वो सब जो है ना आपका, जितना खड़ा लाइन रहेगा वो सब आपका जो है ना देशांतर रेखा हो गया, देशांतर रेखा। एक चीज़ बिहार का अक्षांश और देशांतर रेखा बताने से पहले एक चीज़ आपको यहाँ पे बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक सुंदर सा एक पूरे वर्ल्ड का मैप बनाते हैं। यहाँ पे देखिए बीच जो एक रेखा गई है यहाँ पे, इसका नाम रखा गया है विषुवत रेखा। इसके समानांतर जितने भी ऊपर रेखा खींची गई है इस सबको अक्षांश रेखा कहते हैं, और जितना भी नीचे खींची गई है ये सभी अक्षांश रेखा है। यानी कि विषुवत रेखा के समानांतर नीचे और ऊपर, यानी कि उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर जितना भी खींचा गया लाइन सब अक्षांश रेखा है, और साउथ की ओर भी जितना खींचा गया लाइन है वो सब भी अक्षांश रेखा है। इधर हो गया आपका ईस्ट, इधर हो गया आपका वेस्ट। और जितना खड़ा लाइन रहेगा, जितना भी खड़ी लाइन रहेगी वो सब जो है ना आपका देशांतर रेखा हो गया। और यहाँ पे आपको जो है ना भारत का स्थिति देखने को मिलेगा। भारत का एक सुंदर सा प्यारा सा ये अपना भारत हो गया। भारत की स्थिति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिएगा विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन, इसी को कहते हैं। इसके उत्तर में स्थित है। और यहाँ पे एक 0 डिग्री देशांतर रेखा जो खींचा गया है ये वाला, और इसके पूरब में स्थित है। तो यहाँ पे समझिएगा, अब इन्हीं भारत में अपना बिहार यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये भारत का मैप है। भारत के मैप में आपको यहाँ पे बिहार स्थिति देखने को मिलेगा, यानी कि भारत के पूर्वोत्तर भाग में यहाँ पे आपको बिहार देखने को मिलेगा। तो बिहार का अक्षांश विस्तार देखिएगा सर जी यहाँ पे। तो बिहार का अक्षांश विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के, देखिए 24 डिग्री 20 मिनट, यानी कि एक लाइन अगर यदि पढ़ा रही है उसका मतलब मिनट होता है। अगर यदि यहीं पे 2 लाइन ऐसे करके लिख देंगे तो इसका मतलब सेकेंड होता है। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से। कोई बच्चा को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि भाई साहब इधर आपका ईस्ट है यानी कि पूरब है, इधर वेस्ट है, और यहाँ पे आपका नॉर्थ हो गया यानी कि उत्तर, इधर हो गया नीचे में साउथ। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश क्यों लिखे भाई? यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश भी लिख सकते थे हम इसके जगह पे, नहीं, यहाँ पे उत्तरी अक्षांश इसलिए लिख रहे हैं काहे कि देखिए यहाँ जो है मेरा वर्ल्ड है यानी कि ग्लोब है, यहाँ आपका 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर लाइन जो है इसके उत्तर में जितना भी लाइन खींचा गया सब उत्तरी अक्षांश होगा। यानी कि मेरा भारत भी तो उत्तर में स्थित है विषुवत रेखा के, और इसी भारत में तो आपका बिहार की स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसी कारण से हम उत्तरी अक्षांश ही लिखेंगे। तो इसका स्थिति हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए बिहार का जो अक्षांश विस्तार है कितना है? ऑप्शन में दिया रहेगा, वहाँ पे पूछेगा भारत का अक्षांश विस्तार
भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? ऑप्शन ए में दिया रहेगा आपको, ऑप्शन ए में दिया रहेगा, ऑप्शन ए में दिया रहेगा आपको 24 डिग्री 24 डिग्री 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। और ऑप्शन बी में दिया रहेगा, ऑप्शन बी में दिया रहेगा, ये रहेगा नॉर्थ से नॉर्थ, यानी कि उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे दिया रहेगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड साउथ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक। इन दोनों में से क्या मारिएगा? भाई साहब यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। इंपॉर्टेंट बात ये हम यहाँ समझाने के लिए आए हैं, ऑप्शन में बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? काहे कि हम पहले बता दिए हैं कि अक्षांश रेखा यहाँ से निर्धारित किया जाता है। इसके उत्तर में है अपना भारत का स्थिति, और यूनी भारत में अपना बिहार भी पड़ता है, यानी कि उत्तर में है। तो अक्षांश विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ के बीच में होगा, यानी कि उत्तरी अक्षांश से लेकर के उत्तरी अक्षांश के बीच में ही होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिएगा, ये हो गया आपका अक्षांश विस्तार। अब देशांतर विस्तार देखिएगा। देशांतर विस्तार, ये जो आपको जो खड़ा लाइन दिख रहा है, खड़ा लाइन, जितना भी खड़ा लाइन रहेगा ये सब हो गया आपका देशांतर रेखा। देशांतर रेखा देखिएगा यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, देशांतर रेखा वर्ल्ड मैप पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका वर्ल्ड मैप, और जो बड़ी लाइन रहती है ये वाला, ये सब अक्षांश रेखा हो गया, और जितना भी खड़ा लाइन रहेगा ये सब हो गया आपका अक्षांश विस्तार। देखिए अक्षांश देशांतर विस्तार, जितना भी खड़ा लाइन रहेगा ये सब देशांतर विस्तार हो गया। अब देखिए देशांतर विस्तार, आपको यहाँ पे भारत का स्थिति देखने को मिल रहा है, यानी कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर यहाँ पे आपको भारत की स्थिति देखने को मिल रहा है, इधर पूरब साइड में। इसलिए आपको यदि देशांतर विस्तार पूछे बिहार का, तो पूरब से पूरा भी रहेगा। काहे कि देखिए देशांतर रेखा के पूरब में स्थित है, और जितना भी इधर देशांतर रेखा जाएगा इधर करके इधर जाते रहेगा, यानी कि पूरब की ओर ही जा रहा है। तो इसलिए इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे देखिएगा, चलिए सर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको जो है ना बिहार का देशांतर विस्तार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बिहार का देशांतर विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के आपको 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड देखने को मिल रहा है। इसको सर ऐसे याद रखिएगा। देखिए हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे इस सब के ऊपर में, आप जो है किसी भी तरह से याद रखिए, आपको एग्जाम में याद होना चाहिए, वही आपकी असली तैयारी है। कोई नहीं पूछेगा सर आप कैसे याद कर रहे थे, रिजल्ट बन गया तभी आपको कोई पूछेगा कि सर हाँ कैसे पढ़ाई कर रहे थे। अगर रिजल्ट नहीं बना तो कोई नहीं पूछेगा आप क्या कर रहे थे, कितना 20 घंटा पढ़ रहे थे या 24 घंटा पढ़ रहे थे, ये कोई नहीं जानने के लिए तैयार है। आपका रिजल्ट वहाँ सब कोई देखता है, इसलिए आप जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से आप कैसे क्वेश्चन को वहाँ पे क्लिक करके निकलेंगे इस प्रकार से याद रखिए। देखिए 83 1950 से 88 1740 1950 से 88 1740 याद रखिएगा, यानी कि ये हो गया आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूरब से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूरब तक देशांतर विस्तार हो गया। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए वही चीज़ यहाँ पे पूर्ण रूप से दिया गया है कि भौगोलिक स्थिति का विस्तार, यानी कि बिहार का अक्षांश विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 24-20-10 से 27-31-15 24-20-10 से 27-31-15 नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ तक, यानी कि उत्तरी अक्षांश से लेकर के उत्तरी अक्षांश तक 24-20-10 से 27-31-15। और वही देशांतर विस्तार की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 83 1950 से 88 1740। दिशा का ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे दिशा में कन्फ्यूज नहीं होना सर जी, वहाँ पे देख के मारना है। अगर यदि देशांतर रेखा पूछेगा तो पूरब से पूरब होगा, अगर यदि अक्षांश रेखा पूछेगा तो उत्तर से उत्तरी अक्षांश रेखा से उत्तरी अक्षांश रेखा ही होगा, यानी कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश होगा। देशांतर विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर रेखा से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर रेखा होगा। और भारत में स्थिति देखिएगा, भारत में स्थिति बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पे साफ साफ देख रहा है आपको कि बताइए, यहाँ जो भारत का एक सुंदर सा मैप देख रहा है आप लोग, यहाँ पे बिहार की स्थिति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है कि नहीं, इधर उत्तर हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, यानी कि नॉर्थ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, आपका नीचे में साउथ हो गया। तो बिहार की स्थिति यहाँ आपको उत्तरी पूर्वी दिशाओं में देखने को मिलेगा। हिम्मत मत हारिए सर, आप जो है डेली का 20 मिनट दीजिए, आपको जो है ना हर एक जिला आपके जहन में बैठा देंगे।
आप कहीं से भी पूछेगा कि बताइए ये वाला जिला किन राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, किसके साथ नहीं करती है, आप आराम से बता पाएंगे कि कौन सा जिला कहाँ पे है, कौन से प्रमंडल में कितना जिला आता है, बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन बड़ा जिला है, कौन छोटा जिला है, किसका जनसंख्या कितना है, सब चीज़ को एक एक करके बारीकी बारीकी से समझेंगे और जो है एक बगल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ तक में पहला पेज में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आइए अगला पेज है। देखिए सर यहाँ पे ये जो अपना प्यारा से सुंदर से जो बिहार का मैप दिख रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे देखिए ऊपर में यानी कि नॉर्थ यानी कि उत्तर साइड में आपको नेपाल देखने को मिलेगा। उत्तर में बिहार के साथ नेपाल सीमा साझा करती है और इधर ईस्ट यानी कि पूरब में पश्चिम बंगाल सीमा साझा करती है और इधर साउथ यानी कि दक्षिण में झारखंड राज्य सीमा साझा करती है। और यहाँ पे वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा यूपी सीमा साझा करती है बिहार के साथ, यूपी। देखिए सर कौन सा जिला किन राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, इन चीज़ों को कुछ देर के बाद देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद इन सब चीज़ों को एक बगल से याद करेंगे और समझ के निकलेंगे और यहीं से याद करके जाएंगे और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलती नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये जो अपना भारत का सुंदर सा मैप दिख रहा है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, भारत का ये क्षेत्रफल हो गया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है पूरे विश्व में 7वां स्थान है, इससे 6 बड़े देश भी हैं। तो अपना भारत का स्थान 7वां है और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और विश्व में 7वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से है भारत का। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। अभी वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से जो है वर्तमान में भारत का स्थान पहला हो गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और भारत का जो है उत्तर से दक्षिण का विस्तार यानी कि ये वाला जो है भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। और भारत का जो है ना पूरब से पश्चिम का विस्तार देखने को मिलेगा 2933 किलोमीटर देखने को मिलेगा। भारत का पूरब से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर देखने को मिलेगा, इस चीज़ को थोड़ा याद रखिएगा। और इसका भारत का जो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर है और तटीय भाग की लंबाई यानी कि सिर्फ ये वाला पूछ रहा है, तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर देखने को मिलेगा। और स्थलीय सीमा की लंबाई यानी कि पूरा ये सब जो है पूरा स्थलीय सीमा की लंबाई, जैसे कि बांग्लादेश सीमा 4096 किलोमीटर करता है, चीन इधर कुछ करता है, इधर पाकिस्तान करता है, इधर म्यांमार करता है, यहाँ पर बांग्लादेश करता है, तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिएगा इस चीज़ को कौन सा जो है ना जिला कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, इसको थोड़ा कुछ देर के बाद देखते हैं। उससे पहले देखिए भारत में जो है ना बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से जिस प्रकार से भारत का स्थान था पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, उसी प्रकार से बिहार का जो है ना भारत में स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान रख करके जो है ना ये बिहार में देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान है 12वां। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखिए, बिहार में परमंडल की संख्या 9 है। बिहार में परमंडल की संख्या आपको 9 देखने को मिलेगा। बिहार में परमंडल की संख्या 9 है और 9 परमंडल को एक एक करके समझेंगे और बढ़िया से समझेंगे और कौन सा परमंडल में कितना जिला शामिल है और कौन सा परमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इस चीज़ को अच्छे से याद करना बहुत ज़रूरी है, काहे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले समझिए सर, यहाँ पे आपको 9 को जो परमंडल देखने को मिल रहा है, सबसे पहले 9 परमंडल का जो है मुख्यालय याद करते हैं। सबसे पहले 9 परमंडल का मुख्यालय याद करेंगे, कौन सा परमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए समझिए, सबसे पहला परमंडल आता है आपका सारण का मुख्यालय हो जाएगा आपका छपरा। देखिए सारण का भौगोलिक स्थिति देखिएगा बिहार में, तो आपको सारण यहाँ पे देखने को मिलेगा, सारण का मुख्यालय हो गया आपका छपरा। और तिरहुत का मुख्यालय दूसरा परमंडल है आपका, दूसरा परमंडल तिरहुत है और तिरहुत का मुख्यालय हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर। तिरहुत का मुख्यालय मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर का अगर भौगोलिक स्थिति देखिएगा तो मुजफ्फरपुर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपको जस्ट सारण के बगल में देखने को मिलेगा। और तीसरा परमंडल है आपका दरभंगा का मुख्यालय हो जाएगा आपका दरभंगा, यानी कि ये सेम है। देखिए सेम वाला को याद करने का कोई ज़रूरी नहीं है, जिसका अलग अलग है उसको याद कर लेते हैं सिर्फ। जैसे देखिए पहला मुख्यालय था सारण का मुख्यालय हो गया छपरा जस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
यहीं पे भोजपुर और सारण के जस्ट बॉर्डर पे छपरा देखने को मिलेगा। सारण का मुख्यालय हो गया आपका छपरा, और तिरहुत का मुख्यालय हो गया आपका मुजफ्फरपुर, और दरभंगा का मुख्यालय दरभंगा। इसे इसमें कुछ नहीं, इसका सेम है। और कोसी का मुख्यालय हो गया आपका, चौथा प्रमंडल है कोसी। कोसी का मुख्यालय हो गया आपका सहरसा। सहरसा देखिएगा, इसका बिहार में भौगोलिक स्थिति सहरसा का, तो सहरसा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सहरसा। सहरसा कोसी का मुख्यालय हो गया आपका सहरसा। कोसी का मुख्यालय हो गया आपका सहरसा। और इसके साथ कौन कौन सा जिला शामिल है इसको बाद में देखते हैं, सबसे पहले मुख्यालय याद करिए। और अगला है आपका पूर्णिया। पूर्णिया का मुख्यालय सेम पूर्णिया हो जाएगा, और पटना का मुख्यालय भी सेम पटना हो जाएगा, और मगध का मुख्यालय गया हो जाएगा। गया देखिए, गया का स्थिति आपको भौगोलिक स्थिति यहाँ पे देखने को मिलेगा, गया। अगला है मुंगेर। मुंगेर का मुख्यालय भी मुंगेर ही होगा, भागलपुर का भी मुख्यालय भागलपुर ही होगा। कुल मिला के बात करें यहाँ पे, तो मात्र आपको यहाँ पे 3 गो ऐसा मुख्यालय देखने को मिला जिसका जो 3 गो ऐसा प्रमंडल देखने को मिला जिसका मुख्यालय अलग था। सबसे पहले सारण का मुख्यालय, सबसे पहले आपको जो है ना सारण देखने को मिला। इस सारण का मुख्यालय हो गया आपका छपरा, और दूसरा मुख्यालय था तिरहुत। तिरहुत का मुख्यालय हो गया आपका मुजफ्फरपुर, और तीसरा हो गया आपका कोसी का मुख्यालय आपको देखने को मिला सहरसा। मात्र इन 3 चीज़ को याद रखिए, 3 चीज़ को याद रखिए। बाकी बाद जो मुख्यालय है, मुख्यालय को याद रखिए। बोल देगा इनमें से बताइए कौन सा मुख्यालय नहीं है। ऑप्शन में 4 को दिया रहेगा, सारण, तिरहुत, दरभंगा, एगो और कौन उसको दे देगा अरवल, वो नहीं है। तो इस प्रकार से आप छोड़ पाएंगे। सबसे पहले 9 प्रमंडल का नाम याद रखिए, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। और मुख्यालय याद करने का तरीका एक ही है, 3 को अलग है तो ये तीनों का मुख्यालय याद रखिए। बाकी बात सबका सेम है, उस सबको रखने की कोई ज़रूरी नहीं है। सारण का मुख्यालय हो जाएगा आपका छपरा, तिरहुत का मुख्यालय हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर, और कोसी का मुख्यालय हो जाएगा आपका सहरसा। चलिए यहाँ तक ही आज का क्लास